नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू होने के बाद से ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की इस्राएली योजना को वीटो कर दिया है। यह जानकारी अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी। इस बीच ट्रंप ने एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यह संभव है कि हम इस्राएल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने दोहराया कि अमेरिका इस समय संघर्ष में शामिल नहीं है। इस चौंकाने वाले खुलासे में अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इस्राएल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या की योजना बनाई थी। यह योजना उस समय बनाई गई जब इस्राएली बलों ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया था, लेकिन तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को वीटो कर दिया। उन्होंने इस्राएली नेताओं से साफ कहा कि क्या ईरान ने अभी तक किसी अमेरिकी को मारा है? नहीं, जब तक ऐसा नहीं होता हम उनके राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने की बात भी नहीं करेंगे। अमेरिका और इस्राएल के संबंध गहरे हैं, लेकिन ट्रंप ने उसको संतुलित भी बना रखा है। यही वजह है कि इस्राएल ने अमेरिका को अपने ऑपरेशन से पहले पूरी तरह से जानकारी दी थी। हालांकि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई हत्या की योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की रिपोर्टें पूरी तरह सही नहीं हैं। वहीं ट्रंप ने इस्राएल के हमलों का समर्थन तो किया, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक नेतृत्व की हत्या अमेरिका की नीति के खिलाफ है। ट्रंप ने हत्या की योजना को वीटो क्यों किया, इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला, कि अभी तक ईरान ने अमेरिका को सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ईरान पर इतना बड़ा हमला करना अनावश्यक उकसावा होगा। किसी देश के शीर्ष नेता की हत्या से युद्ध बेकाबू हो सकता है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से पूरी मध्य पूर्व की स्थिरता खतरे में पड़ जाती। इस्राएली इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड अडोम का कहना है कि सोमवार सुबह ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों में घायल हुए 12 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसकी जानकारी एमडीए ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि रॉकेट हमलों के बाद अब तक एमडीए की टीमों ने 12 घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तेल अवीव में एमडीए तलाशी अभियान चला रही है और आगे की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। इसके अलावा इस्राएल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान के मुताबिक ईरानी हमले में हाइफा शहर में कई लोग घायल हुए हैं। हाइफा तेल अवीव से करीब 90 किलोमीटर दूर है। ये इस्राएल की एक बड़ी बंदरगाह है। इस्राएल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक सोमवार सुबह ईरान ने इस्राएल पर मिसाइल हमला किया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC के इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख मोहम्मद काज़ेमी की रविवार को मौत हो गई। IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी और ईरान की सरकारी टीवी ने कहा है कि काज़ेमी के अलावा उनके डिप्टी हसन मोहकेक और कमांडर मोहसिन बाकीरी भी इस्राएली हमलों में मारे गए हैं। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने ईरान के इंटेलिजेंस चीफ और उनके डिप्टी को मार दिया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार से अब तक इस्राएली हमलों में 224 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ईरान ने इस्राएल पर फिर से मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद हाइफा, तेल अवीव और यरूशलेम में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इस्राएल की इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि इन हमलों में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पर लिखा है कि ईरान और इस्राएल को समझौता कर लेना चाहिए और वो ऐसा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच डील करवाई है, उसी तरह इन दोनों के बीच भी समझौता करवा सकता हूं। ट्रंप ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के मामले में 2 बेहतरीन नेताओं के बीच बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक लाने के लिए मैंने अमेरिका के व्यापार का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और वो रुक गए। ट्रंप ने इससे पहले भी कई मौकों पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने संघर्ष विराम करवाया है। ट्रंप ने इसके बाद कुछ और उदाहरण दिए और लिखा कि उन्होंने सर्बिया और कोसोवो के साथ मिस्र और इथियोपिया के बीच भी तनाव बढ़ने से रोका था। उन्होंने लिखा कि मेरे पहले कार्यकाल में सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से तीखा तनाव चल रहा था और लंबे वक्त से चला आ रहा ये तनाव जंग में तब्दील होने वाला था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। इसके बाद ट्रंप ने मिस्र और इथियोपिया का जिक्र करते हुए लिखा कि एक बांध को लेकर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, जिसका असर नील नदी पर पड़ रहा था। मेरे हस्तक्षेप के बाद अभी के लिए वहां शांति है।
ट्रंप ने लिखा कि इसी तरह जल्द ही इसराइल और ईरान के बीच भी शांति होगी। कई बैठकें हो रही हैं, फोन पर बातचीत हो रही है। मैं काफी कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि लोग ये समझते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इराक से गुजारिश की है कि वो इसराइल को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ना करने दें। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने इराक से आग्रह किया है कि वह इसराइल को ईरान पर हमले करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोके। बता दें कि इराक भौगोलिक रूप से इसराइल और ईरान के बीच में मौजूद है। बयान के मुताबिक मसूद पेजेश्कियान ने इराक से अधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया है ताकि इराक क्षेत्र का ईरान के खिलाफ गलत इस्तेमाल ना हो। वहीं इराक के प्रधानमंत्री शियाल सुदानी ने बगदाद में मौजूद यूरोपीय संघ के दूत से कहा है कि ईरान पर इसराइल के हमले इराक और इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है और इनका उद्देश्य कूटनीतिक कोशिशों में रुकावट पैदा करना है। इसराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के बाद इसराइल में मौजूद भारतीय दूतावास ने इसराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें। दूतावास की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि इसराइल में भारतीय नागरिक, जिनमें देखभाल करने वाले श्रमिक, स्टूडेंट्स, व्यवसायी और पर्यटक समूह शामिल हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं, इजरायली सरकार की ओर से नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। हवाई क्षेत्र बंद है। सभी भारतीय नागरिकों को एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें, किसी भी तरह की अनावश्यक आवाजाही से पूरी तरह बचें और इजरायली अधिकारियों की तरफ से जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ईरान और इसराइल संघर्ष के चलते भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय छात्र छात्राओं से संपर्क में है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुछ छात्रों को दूतावास की मदद से ईरान के ही सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। अन्य संभावित विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। जैसे ही कोई नई जानकारी होगी, उसे साझा किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय दूतावास ईरान में रह रही भारतीय कम्युनिटी के नेताओं से संपर्क में है ताकि सभी की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके। महाराष्ट्र के पुणे में पुल गिरने की घटना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि बचाव कार्य अभी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की एक टीम घटनास्थल पर भेज दी गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर है। फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने लिखा कि हम उन परिवारों के दुख में शामिल हैं। एनडीआरएफ को मौके पर तैनात किया गया है। राहत कार्य तेज कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे के मावल तालुका में रविवार को इंद्रायणी नदी पर बने 32 साल पुराने पुल का एक हिस्सा गिरने से पीटीआई के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई पर्यटक घायल हुए हैं। इस पुल को असुरक्षित घोषित किया गया था। ऐसा पर्यटकों की भीड़ के कारण हुआ, जिन्होंने मौके पर लगे चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया। पुल पर 100 से अधिक लोग मौजूद थे। यह टूरिस्ट और पिकनिक मनाने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना दोपहर 3:30 पर कुंडमला में हुई। पिछले कुछ दिनों से यहां भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी का बहाव स्थिर है। कांग्रेस ने रविवार को पुणे के मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बने फुटब्रिज के ढहने से हुई मौतों पर शोक जताया और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में देश ने कई त्रासदियों को देखा है, चाहे वह पहलगाम में हो या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ में नागरिकों की जान गई हो या अहमदाबाद दुर्घटना या कल केदारनाथ में हुई घटना। ये घटनाएं हमारी सुरक्षा ऑडिट प्रणालियों का पुनर्मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं। यदि कोई चूक है तो उसे सोच समझकर संबोधित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज में अपनी जान गंवाने वालों को भी विमान दुर्घटना के पीड़ितों में गिना जाना चाहिए और उन्हें अन्य लोगों के समान ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.